बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इससे पहले हम 7.1 एक्सरसाइज में मैथमेटिकल इंडक्शन को देखते हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स को यूज़ करके हमने सारे के सारे क्वेश्चंस किए थे। और वो क्या थे? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू k प्लस 1, ये 3 स्टेप्स बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन में होते थे। अब हम 7.2 जो करेंगे वो बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड होगी, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका ये है, बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेंड बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई की पावर 4। अब ये बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारे पास जब भी पावर स्केयर होती है, क्यूब होती है, हम उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब स्केयर और क्यूब से पावर बड़ी हो जाए, 4, 5, 6, 8 इस तरह की पावर हो जाए, तो उसके लिए फिर हम कैसे ओपन करें? तो उसके लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम लाना पड़ा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हुए आप लोग इजीली ओपन कर सकते हैं। तो गिवन डाटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई की पावर 4, तो इसमें आप लोगों ने ये बाइनोमियल थ्योरम कैसे ओपन आपने करना है, इसको आपने अच्छे से गौर से सुनना है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ कि बाकी की सारी इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर होगी। ठीक है, तो 4 है, तो 4 से 0 लिखेंगे सबसे पहले, और फर्स्ट टर्म की पावर को फुल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर 4। और इसमें ये सेकंड टर्म की पावर 0 है। ठीक है, माइनस 1 और y की पावर 0 रखेंगे, तो वो किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है, इसलिए उसने लिखा नहीं हुआ। ठीक है, डायरेक्ट किया हुआ है। और इसी तरह 4c1, 4 से 0 के बाद 4c1 आता है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर की पावर एक नंबर कम हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और 1 बाय वाई की पावर 1 हो जाएगा। अब ये ऑड पावर है, इसलिए इसका माइनस बाहर आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट माइनस भी बाहर लिखता गया, वरना प्लस लिखते और माइनस इधर अंदर लिखते। लेकिन ये ऑड पावर्स में से माइनस बाहर निकाल लेगा और इवन पावर में माइनस खत्म करके प्लस ही रखेगा। ठीक है, जैसे कि ये प्लस रखा हुआ है, 4c2 एक्स स्क्वायर की पावर एक और कम कर लिया है, इधर इसकी पावर एक बढ़ा ली है, तो ये 2 हो गया। 1 ओवर वाई की पावर 2, इसकी एक और कम करेगा तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें 1 ओवर वाई की पावर क्यूब हो जाएगा। अब ऑड पावर है, इसलिए इसके पीछे माइनस लिखेगा। 4c4 एक्स स्क्वायर की पावर अब इसकी 0 हो जाएगी और 1 बाय वाई की पावर 4 हो जाएगी। अब इवन पावर है, तो इसलिए ये प्लस ही रखेगा। तो इसमें अब देख लें कि आप लोगों के पास कैसे ये ओपन हुआ है, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 तक, जस्ट 4c4 तक, 4 तक जाना है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म की पावर फुल रखनी है और सेकंड टर्म 1 बाय वाई की पावर 0 रखनी है इधर भी। और 1 बाय वाई की पावर, अब एक नंबर आपकी इसकी कम होती जाएगी पावर, और एक नंबर इसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, 1 बाय वाई की पावर आप लोग बेसिक इसके साथ 1 बाय वाई की पावर 0 रख लें। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसकी पावर कम होते-होते 0 तक चली जाएगी, और इसकी पावर बढ़ते-बढ़ते 1 बाय वाई की पावर बढ़ते-बढ़ते 4 तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा एक्सपेंशन है बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, आपने हर क्वेश्चन के अंदर इसी तरह एक्सपेंशन करनी है। अगर लेट्स सपोज़ 5 होता तो 5 से 0 से लेकर 5 से 5 तक जाना था। अब ये आपके पास 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम पास्कल्स ट्रायंगल राइट द कोएफिशिएंट्स। आप लोग पास्कल्स ट्रायंगल को यूज़ करके आप इसके कोएफिशिएंट्स लिख सकते हैं, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 को लिख सकते हैं, या तो आप कैलकुलेटर को भी यूज़ करके लिख सकते हैं। 4c0 का आंसर निकालिए, 1 होता है। ठीक है, ये इसने 1 साइड पे लिखा हुआ है। 4c1 का आंसर 4 होता है, 4c2 का आंसर 6 होता है। ठीक है, और इनको बस सिंप्लीफाई करता जा रहा है। 2 4 ज़ार 8 एक्स की पावर 8, थोड़ा-सा सिंप्लीफाई किया, और 2 3 ज़ा 6, ये 6 हो जाएगा, और ये 1 बाय वाई हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4, और ये आपके पास 1 ओवर वाई स्क्वायर। ये 1 ओवर वाई स्क्वायर ये शायद नेक्स्ट आगे लिखिए। ठीक है, ये जगह नहीं बची थी। तो ये देख लें, 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, 1 ओवर वाई क्यूब प्लस 1 ओवर वाई 4। तो ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिएगा, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेंड विद बाइनोमियल थ्योरम। अब 7 पावर थी, 7 से 0 से लेकर देख लें 7 से 7 तक ही है। तो ये 3 लाइनों के अंदर इसका ये एक स्टेप है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस पहली पावर 1 की पावर 7 और एक्स वाई की पावर इधर 0 थी, तो इसकी एक-एक पावर कम होती जाएगी और एक्स वाई की पावर एक-एक बढ़ती जाएगी। ये देख लें, यहाँ तक आप लोगों के पास जाएगा। तो 7 से 0, अब फिर पास्कल ट्रायंगल्स को यूज़ करके आपने फ्रॉम पास्कल्स ट्रायंगल को यूज़ करते हुए आपने इनके आंसर्स लिख लेने हैं। ठीक है, 7 से अच्छा, ये इसमें डायरेक्ट ही है कि ये पास्कल ट्रायंगल से लिखी हुई है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें, 7 से 0 का आंसर 1 होता है, 1 की पावर 7 1 ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करके आप लोग ये पूरे का पूरा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा-सा सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, तो आप लोगों का ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह पावर 5 वाला है, आप 5 5 से 0 से लेकर 5 से 5 तक जाएगा ये।
इसके भी ये 3 लाइनों के अंदर ये एक स्टेप है, ठीक है? फ्रॉम पास्कल्स ट्रायंगल द कोएफिशिएंट्स, अच्छा ये फिर बीच में आ गया तो ये आपके पास 5c0 5c1 मतलब कि 5c0 का आंसर 1 होता है, 5c1 का आंसर 5 होता है, 5c3 का 10 होता है, 5c4 का 10 होता है, 5c5 का 5c4 का 5 होता है और 5c5 का 1 होता है, ठीक है? ये आपके पास इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं और इनको यूज़ करते हुए ये फिर उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ रखेगा, ठीक है? 5c5 की जगह 1, 5c4 की जगह 5 इस तरह से, ठीक है? तो ये इस तरह से रख के आप लोगों ने ये रख लेनी है, ठीक है? और थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करना है इसको, स्क्वायर रूट बाय कैंसल करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये इसमें कैंसल करके कुछ चीज़ें कैंसल करके इसकी 3 लाइनों के अंदर एक स्टेप आया हुआ है, ठीक है? और ये सिम्प्लीफाइड फॉर्म में ये आपके पास अब आ गया, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा और सिम्प्लीफाई करें तो ये आपके पास आता है। जस्ट ये आपके पास सिंपल y बेस सेम था, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1/2 थी, तो वो पावर सेट कर 3/2 बन रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द एक्सपेंशन। अब हमारे पास इसके अंदर देखें एक चीज़ नोट करें, 2 + 1 की पावर 7 है तो इसके अंदर 8 टर्म्स होंगी, ठीक है? 8 टर्म्स होंगी। अगर 7 है तो 1 टर्म ज़्यादा इसकी टर्म्स होंगी, ठीक है? तो 4 टर्म हमने 8 टर्म में से इसकी चौथी टर्म फाइंड करनी है। तो अब इसमें से एक फ़ॉर्मूला यूज़ करना है आप लोगों ने। ये इसको पहले नंबर को A का नाम देना है, दूसरे नंबर को B का नाम देना है और इसकी पावर को n कह देना है, ठीक है? A = 2 होगा, B = A होगा और n = 7 होगा। हर क्वेश्चन के अंदर अब वो टर्म फाइंड करने का बोलेगा तो आप लोगों ने यही फ़ॉर्मूला लगाना है। A, B, n सबसे पहले लिख लेना है और फ़ॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या लगाना है। इसमें 4 टर्म फाइंड करनी है तो आपने r + 1 को इक्वल रखना है 4 के। यहाँ से r फाइंड हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस होगा, r के 3। तो ये आपके पास चारों ये नोटेशंस आ गई हैं, ए, बी, एन और आर। अब आप लोग इसमें द जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल फार्मूला TR+1 का फार्मूला लगा सकते हैं, NCR ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये फार्मूला अब आप लोगों ने याद रखना है। अब आपके पास जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो इस फार्मूला से होंगे, ठीक है? पहले आपके पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारे का सारा बायनोमियल एक्सपेंशन से हुआ था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपके पास यही फार्मूला यूज़ होगा। इसको पक्के से याद कर लें, ठीक है? इसको बेशक 5 बार कॉपी पे लिख भी लें, ठीक है? कि आपको याद हो जाए, भूलें नहीं कभी। एन, आर और ए, बी की इन सारों की वैल्यू पुट कर रहा है, वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करेगा। अच्छा इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें 7c3, ठीक है? ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं है फैक्टोरियल की फॉर्म में, जस्ट आप 7c3 करें, आपके पास इसका सॉल्यूशन 560 आ जाएगा। 560 तो नहीं आएगा, जो भी नंबर आएगा उस नंबर को आपने 2 की पावर 4 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 560 आ जाएगा और ये a क्यूब 7 आ जाएगा। तो सिंपल इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके 7 कैलकुलेटर में निकाल के और इसमें से 3 गया, 2 की पावर 4 रह गया, वो 16 आ जाएगा, 16 को उससे मल्टीप्लाई करके आपके पास 560 आ जाएगा a क्यूब। तो अब इसमें 8वीं टर्म बतानी है, इसमें कितनी टर्म्स है टोटल? 11 टर्म्स है, तो उसमें से 8वीं टर्म बतानी है। तो इसमें आपने a ये रखना है, b ये रखना है, n ये रखना है और r+1 को 8 के इक्वल रखना है, ठीक है? r+1 को 8 के इक्वल रखना है। यहाँ से ये चारों वैल्यूज़ आ जाएँगी, फिर इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, इस फार्मूला के अंदर पुट करके आप लोग सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो इसका आंसर ये होगा। थर्ड टर्म, अब 4 टर्म्स हैं, 4 पावर है तो इसकी 5 टर्म्स होंगी, इसकी थर्ड टर्म निकालनी है, ठीक है? बिल्कुल वही काम करना है, सारे का सारा वही काम करते हुए 6x क्यूब निकालना है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। अब आपने इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 10 टर्म्स हैं। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर वो टर्म फाइंड करनी है जो जिसके अंदर x मौजूद ना हो। अच्छा ये इसने कहा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ x। अच्छा ये इसने बाय मिस्टेक कह दिया इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसके अंदर ए वेरिएबल आ रहा है तो आपने इंडिपेंडेंट ऑफ ए इसको करना है, ठीक है? इंडिपेंडेंट ऑफ ए। अब देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ ए का मतलब ये है कि वो टर्म फाइंड करनी है जिसके अंदर ए मौजूद ना हो, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले इसको ए कह देना है, इसको बी कह देना है, इसकी पावर को एन कह देना है, ठीक है? और इसी फ़ॉर्मूला के अंदर पुट करना है। इस फ़ॉर्मूला के अंदर आप देखें R की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो आपने R को एज़ इट इज़ रहने देना है, इधर भी, इधर भी। तो R को एज़ इट इज़ रहने देना है, आपने ये सारा ऐसे ही रख के इसमें आपने सबसे पहले A को अलग कर लेना है, ठीक है? अब आपने वो टर्म फाइंड करनी है जिसमें A ना हो। तो सबसे पहले हम A को एक तरफ निकाल लेंगे, ठीक है? तो ये A की पावर 2 की पावर 9 माइनस R अलग से लिख लेंगे, ये A की पावर R नीचे अलग से लिख लेंगे। A की पावर R जब ऊपर जाएगा माइनस R हो जाएगा, ठीक है? अब बेस सेम है, पावर सेट हो जाएँगी। 18 - 2R
और ए की पावर माइनस आर है, ठीक है? तो ये इधर माइनस आर आएगा तो माइनस 3 आर हो जाएगा, ए की पावर 18 माइनस 3 आर। अब देखिए आपके पास ये पूरी एक टर्म आ गई है। अब इस टर्म के अंदर अगर ए मौजूद ना हो तो आपके पास ये वो टर्म आ जाती है जिसके अंदर ए नहीं है। अब ये कैसे खत्म करेंगे? आपने सिंपल इसकी ए की पावर जो भी है इसको 0 के इक्वल पुट कर लेना है, ठीक है? ए की पावर 18 माइनस 3 आर को पुट कर लेना है ए की पावर 0, ठीक है? फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ ए टर्म लेट आपने ए की पावर 18 माइनस 3 आर को इक्वल लेट कर लेना है ए की पावर 0, या तो आप इस पूरी को ए की पावर 0 लेट कर लें या जस्ट आप इस 18 माइनस 3 आर को 0 के इक्वल लेट कर लें, ठीक है? अब ये करेगा वही 18 माइनस 3 आर को 0 के इक्वल ही रखेगा क्योंकि बेस सेम है तो पावर से इक्वल रखेगा। तो आप लोग डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं 18 माइनस 3 आर इक्वल टू 0, क्योंकि किसी चीज़ का पावर 0 1 होता है तो वो जब 1 हो जाएगा तो आपके पास ए खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आर अब जो हमारे पास फाइंड नहीं था तो वो आर भी आ जाएगा। अब आर निकाल लेंगे, उसमें से आर भी निकल आएगा। आर जब निकलेगा तो आर की वैल्यू इस सारे में पुट करेंगे, तो ये आर की वैल्यू इधर पुट करें 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा तो ए खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप लोग इसने आर पुट करके ये 18 माइनस 18 करके ए की पावर 0 करके खत्म कर दिया और पीछे ये जो भी बना आपके पास ये 96 बनता है तो 96 अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालना है, ठीक है? ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल के आपने जो भी आएगा वो लिखना है। तो इसको कैलकुलेट कर लें 2268 आंसर आता है इसका, ठीक है? ये 4 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 2 की पावर 6 ये सारा आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे आप लोगों के पास आ जाएगा। x माइनस 3 बाय x की पावर 4 की पावर 10। अब अब इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म फाइंड करनी है। फिर आपने a, b, n कह देना है, ठीक है? अच्छा ये इसने मिस्टेक की हुई है, ये इधर n है, ठीक है? ये x नहीं है, n है। तो आपने इधर यही वही फ़ॉर्मूला लगाना है, फ़ॉर्मूला लगा के आपने वही पुटिंग करनी है, पुटिंग करने के बाद x को बाहर निकालना है, x की पावर 4r हो जाएगा, ये 4r ऊपर जाएगा माइनस 4r हो जाएगा और ये इधर माइनस r है तो ये 4r ऊपर जाके माइनस 4r होगा तो माइनस r और माइनस 4r माइनस 5r हो जाएगा। अब आपने इसको 0 करने के लिए 10 माइनस 5r को 0 के इक्वल पुट कर लेना है, ठीक है? तो ये देख लें 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से r की वैल्यू 2 आ गई, इस r की वैल्यू 2 उठा के इधर पुट कर दी, तो ये आपका 10c2 आपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है? और ये 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है? और इसको कैलकुलेट करें 405 आंसर आता है। इसी तरह आप लोगों ने पार्ट 3 करना है, ठीक है? ये पार्ट 3 जस्ट मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। ये देख लें, ये स्टेप्स देख लें, ठीक है? तो ये आप लोग इसको नेक्स्ट पार्ट को आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 23 इन x स्क्वायर माइनस x की पावर 20। अच्छा अब आपने उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है जिसकी पावर x की पावर 23 है, ठीक है? तो हियर वी हैव आपने फिर वही काम करना है a, b और n। तो इसमें आपने वही फार्मूले के अंदर पुटिंग करनी है, पुटिंग करने के बाद आपने x अलग से कर लेना है, x अलग करने के बाद आपके पास 14 माइनस r आ रहा है, 14 माइनस r को आपने किसके इक्वल पुट करना है? 20 के 23 के, क्योंकि हमने अब x की पावर 23 रखनी है तो अब आपने इस 40 माइनस आर को 23 के इक्वल रखना है। 40 माइनस आर इक्वल टू 23, यहाँ से आर फाइंड करें, आर 17 आ जाता है, सिंपल आर जहाँ जहाँ आर आ रहा है वहाँ पे आपने आर 17 पुट कर देना है, ठीक है? तो आर 17 पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये 26 17 आपने कैलकुलेटर में फिर बार बार बता रहा हूँ आप लोगों ने कैलकुलेटर में ये निकालना सीख लेना है। इसके लिए अब आप इसको अलग से फैक्टोरियल की फॉर्म में ओपन करने की जरूरत नहीं है, 26 17 करें तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है? तो ये आप लोग इधर से निकाल सकते हैं T18 माइनस 11 40 x की पावर 23। तो देख लें x की पावर 23 का कोफिशिएंट ये है तो ये लिखेगा हिंस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 23 इक्वल टू माइनस 11 40। तो अब इसी तरह पार्ट 2 आप लोग कर सकते हैं, इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है इसके अंदर, तो फिर आपने a b n और वही फार्मूले के अंदर पुटिंग करनी है, ठीक है? ये देख लें, इसने पुटिंग की, पुटिंग करने के बाद इसने x अलग से किया, x अलग करने के बाद ये x r आ गया, ठीक है नीचे, तो 1 ओवर x की पावर r इक्वल टू 1 बाय x की पावर 4 कर रहा है, तो r इक्वल टू 4 पुट करेगा, r इक्वल टू 4 पुट करेगा तो आपके पास वो एक्स 1 ओवर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको आप लोग 1120 इसका कोएफिशिएंट इसका 1120 बनता है। इसी तरह a6 b स्क्वायर का आपने कोएफिशिएंट निकालना है तो आपने सिंपल ये इस तरह a b n कह के फार्मूले में पुट करके आपने 1 का नाम दे के आपने a को और b को अलग से करके अब a की पावर 9 माइनस r है, b की पावर r है, तो यहाँ से आप 9 माइनस r और b की पावर r को a की पावर 6 b की पावर 3 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने a की पावर 6 और b की पावर 2 अच्छा ये इसने मिस्टेक की हुई है तो 3 आता है, ठीक है? 3 आता है तो b क्यूब के इक्वल पुट किया हुआ है तो ये 9 माइनस r इक्वल हो जाएगा 6 के, तो यहाँ से r की वैल्यू 3 आ जाएगी। या तो आप a की पावर्स को इक्वल रख लें या आप b की पावर्स को रख लें, बात एक ही है, दोनों में से r की वैल्यू 3 ही आएगी, ठीक है?
आर की वैल्यू 3 पुट कर लें, ठीक है, इसमें ये इक्वेशन नंबर 1 में आर की वैल्यू 3 पुट करें। 3 पुट करने के बाद आपके पास ये इसका आंसर T4 में आ जाएगा और ये इसका कोफिशिएंट आएगा -1792/9, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता दूं, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a बाय x प्लस b x की पावर 8। अब इसमें मिडिल टर्म फाइंड करनी है। जब भी पावर इवन होगी तो आपने मिडिल टर्म को आपने इस तरह से फाइंड करना है। इसमें a b n डिसाइड कर लेना है और इसमें n8 है, n8 इज इवन नंबर, देन वी हैव टू पुट r प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 2/2। तो आपने r प्लस 1 को इसके इक्वल रखना है, n प्लस 2/2। जब जब भी इवन पावर होगी आपने इसके इक्वल रखना है, ठीक है। तो r प्लस 1 यहाँ से आपके पास 10/2 आ जाएगा, क्योंकि ये देखें ये 8 प्लस 2, ये 2 इधर कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा। और ये आपके पास 10/2 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 आ जाएगा, 5 टर्म, 5th टर्म। तो r प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5th टर्म, ये 1 उधर जाके माइनस होगा तो r की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब देखें r भी आ गया, a, b, n तो पहले ही आए हुए थे। तो ये सिंपल a, b, n और r की वैल्यू, चारों की वैल्यू उठा के इधर पुट करनी है, ठीक है, इसके फार्मूले में। ये tr वही फार्मूला tr प्लस 1 इक्वल टू ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो ये सिंपल आप लोग फार्मूले में पुट करें, आप लोगों के पास ये 70 a की पावर 4 b की पावर 4 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने ए बी एन इसमें डिसाइड कर लेना है और मिडिल टर्म आप देखें इसकी पावर ऑड है, पहले इवन था तो अब ऑड है। n इज इक्वल टू 9 इज एन ऑड इंटीजर, देन वी हैव टू मिडिल टर्म्स। फिर मिडिल टर्म्स दो होंगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास 9 पावर हो तो टोटल टर्म्स कितनी होती हैं 10। तो 10 टर्म्स हो तो इसका मतलब कि आपके पास जो इसकी पांचवी और छठी टर्म होगी वो दो मिडिल टर्म्स होगी। अगर 9 मिडिल टर्म्स हैं तो फिर जाहिर सी बात है पांचवी एक होगी। तो इसलिए इवन जब भी आता है तो आप एक मिडिल टर्म रखते हैं जिसमें r प्लस 1 इक्वल रखते हैं, n प्लस 2/2 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। जब आपके पास इवन नंबर आता है तो आपने याद रखना है r प्लस 1 को इक्वल रखना है n प्लस 2/2। उसमें एक मिडिल टर्म होती है जिसमें 8 पावर हो तो उसमें r प्लस 1 को दो चीज़ों के इक्वल रखते हैं, n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2, ठीक है। ये n प्लस 1/2 रखा हुआ है, सो n प्लस 3/2, ठीक हो गया। तो इसमें ये फिर आपके पास r प्लस 1 इधर 5 आ जाएगा, इधर r प्लस 1 6 आ जाएगा, r की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने r की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 5 फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसमें r की वैल्यू पहले 4 पुट करनी है, ठीक है, और n, a, b की जो भी वैल्यू ऊपर गिवन थी वो आपने पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास एक टर्म आ जाएगी, एक इसकी टर्म आ जाएगी T5, ठीक है, और फिर आपने जब R5 पुट करना है तो T6 आ जाएगी। तो ये पांचवी और छठी टर्म इसकी दो मेजर टर्म्स होंगी। इसी तरह ये आपके पास इवन पावर है तो फिर इसमें 11 टर्म्स है, तो आपके पास इसकी जो छठी टर्म होगी वो आपके पास मिडिल टर्म होगी। तो इसमें जस्ट आपने r प्लस 1 को इक्वल रखना है n प्लस 2/2 के। मैंने बताया था इवन पावर हो तो जस्ट आपने r प्लस 1 को n प्लस 2/2 के इक्वल रखना होता है। n की वैल्यू 10 थी तो ये 12/2 आ जाएगा, 2 12 से कैंसिल होगा तो इधर 6 आ जाएगा, 1 इधर आके माइनस होगा और ये आपके पास r की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो फिर आपने ये tr प्लस 1 के फार्मूले में पुटिंग करनी है, ठीक है। तो ये देख लें, फिर T6 आ जाएगा। फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखें कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। कांस्टेंट टर्म वो जिसमें x ना हो, ठीक है। तो फिर आपने ये a डिसाइड कर लेना है, ये b डिसाइड कर लेना है, इसकी पावर को n कर लेना है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है। ए बी एन दी जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इसके अंदर आप लोग पुटिंग करें, ठीक है। पुटिंग करने के बाद ये देख लें एक्स की पावर को ये बिल्कुल सेपरेट करेगा, ठीक है। ये इसकी पावर को सेपरेट करना मुश्किल नहीं है। देखें एक्स की पावर ये 1/2 है, 23 माइनस आर, तो इसकी पावर हो जाएगी 23 माइनस आर बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। ये 1/2 इसने अंदर लिख लिया, 2 की पावर 23 माइनस आर को अलग कर लिया, इसने एक्स को सेपरेट कर लिया। इसी तरह इस एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1/2 इन दोनों को ऐड करेगा तो वो 3/2 बन जाएगा और ऊपर पावर r थी तो इसलिए 3r/2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3r/2 है और ये आपके पास 23 माइनस r/2 है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये देख लें। और बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो इसकी पावर ऐड करें तो आपके पास ये टू एलसीएम आ जाएगा और 23 माइनस r और माइनस 3r ये कितना हो जाएगा, 23 और माइनस माइनस 4r हो जाएगा, ठीक है। 23 माइनस 4r डिवाइडेड बाय 2, ये जब एलसीएम लेंगे तो ऐसी पावर ये आ गया। अब आपने जस्ट इसकी पावर को 0 के इक्वल रखना है तो वो कांस्टेंट टर्म फाइंड हो जाएगी, ठीक है। ये देख लें इसकी पावर को 0 के, ये चीज़ बीच में ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस चीज़ को 0 के इक्वल रखना है और यहाँ से आपने फाइंड करना है r 23/4 आ जाएगा। दिस इज़ इनवैलिड, नो कांस्टेंट टर्म एक्सिस्ट। अब इसके अंदर कांस्टेंट टर्म एक्सिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि r की वैल्यू जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो आप लोगों ने कहना है कि इसकी कांस्टेंट टर्म, फिर वो कांस्टेंट जो भी टर्म वो मांग रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि r आपके पास फ्रैक्शन में आ गया। कोई भी टर्म c के अंदर, ये एनसीआर के अंदर आपके पास फ्रैक्शन वाली टर्म ना हो, ना ही ऊपर वाली ना ही नीचे वाली। अब ये देखें r आपके पास फ्रैक्शन आ गया तो आपके पास इसकी टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी।
फाइंड बायनोमियल। अब फिर आपने इस बायनोमियल अलग से ओपन करना है, इसका अलग से ओपन करना है। ये देख सकते हैं आप लोग, इसने ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसने अभी फिलहाल 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 5 का ओपन किया हुआ है बायनोमियल। अच्छा, ये इसने अलग से ओपन किया हुआ है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को एक साथ ही ओपन करें, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ओपन करने का फ़ायदा ये होगा कि इसको ओपन करें और इसको ओपन इसी के आगे कर लें, ठीक है। वो 2-3 लाइन्स में और चला जाएगा, लेकिन उसमें जो ऑड ये जो माइनस पावर वाले होंगे, माइनस वाले नंबर्स होंगे, वो कैंसल हो जाएँगे। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें स्क्वायर रूट 3 के ऊपर जिसकी पावर ऑड हुई, अब ये स्क्वायर रूट 3 की पावर 1 है, तो ये आपके पास माइनस में आ जाएगा, ठीक है, जब इसकी एक्सपेंशन करेंगे। जब 3 होगा तो इसमें भी माइनस आ जाएगा, इसका भी माइनस आ जाएगा, ये तीनों टर्म्स तो कैंसल हो जाएँगी, ठीक है। अगर आप इसी में ओपन करते हैं तो इसमें आप लोगों के पास वो नेगेटिव वाली टर्म्स कैंसल हो जाएँगी और जो सेम वाली टर्म्स हैं वो 2 टाइम होती जाएँगी, ठीक है। तो अब इसने अलग से ओपन किया हुआ है, इसको 1 का नाम दे दिया है, इसी तरह वो दूसरी एक्सपेंशन को ओपन करेगा, ये दूसरी को ओपन करके इसको 2 का नाम देगा, फिर आखिर में वो 1 और 2 इन दोनों को ऐड करेगा तो आपके पास आंसर 724 आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही करेगा, पहली को ओपन करेगा अलग से, दूसरी को अलग से ओपन करेगा, इनको 1 और 2 का नाम देगा और फिर ये ऐड कर लेगा, ठीक है। आप लोग वैसे अगर इन दोनों को एक साथ ओपन करते हैं तो फिर वो माइनस वाली टर्म्स कैंसल हो जाएँगी, जो सेम वाली टर्म्स हैं वो अल्टरनेटिव टर्म्स कैंसल होती जाएँगी, ठीक है? और इसमें जो सेम टर्म्स हैं वो आपके पास ऐड होती जाएँगी, ठीक है? तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 3 - 2 की 2x की पावर 10 व्हेन x = 3/4। तो इसमें आप लोगों ने ऐसे करना है कि सबसे पहले x की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर 3/4, 3/4 पुट करें, कैंसल करके 3 - 3/2 आता है, 3 कॉमन लेना है, 3 की पावर ये 10 भी साथ कॉमन आएगा तो 1 - 1/2 बचेगा अंदर। अब ये a आपके पास 1 है, b आपके पास -1/2 है और n जो है वो 10 है। तो फिर आपने tr+1 के फार्मूले में पुट करना है, पुट करने के बाद आप लोगों ने अब r मौजूद नहीं है, तो r आपने एज़ इट इज़ रख लेना है। तो ये आपने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद आपने r देखें कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, ठीक है? ये देख लें r 0 पुट किया इसने, इसको कैलकुलेट किया 1 आ गया, 1 पुट किया, ये -5 आ गया, 2 पुट किया, 11.25 आ गया, r 3 पुट किया, 2 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया, तो ये आपके पास ये 5-6 टर्म्स फाइंड करने के बाद जस्ट आपने 5 या 6 तक पुट करना है, ठीक है? और आपको मैक्सिमम टर्म जो ये बड़ी टर्म ये है, ठीक है? तो ये इसने गलत लिखा हुआ है, ये T4 T4 नहीं है, T5 इज़ द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है? T5 जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ये न्यूमेरिकली कह रहा है तो ये है माइनस में है, लेकिन न्यूमेरिकली देखा जाए तो ये 15 बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसलिए T4 हम कहेंगे, T4 इज़ द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक हो गया? तो इसी तरह आप लोग फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? ये देख लें, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो थोड़े से ट्रिकी हैं, उसको हम इंशाल्लाह उसके लिए अलग से लेक्चर बनाएँगे, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें।